हेलो एवरीवन, दिस इज मी प्रत्युष एंड दिस इज योर अमेजिंग चैनल क्रैकिंग बीएससी केम। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे बीएससी थर्ड सेमेस्टर जो एग्जाम पेपर है 2023 का। क्वेश्चन नंबर 3 के एक ही पार्ट की बात करेंगे। इससे पहले हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को फिनिश कर दिया है। अगर आप लोग ने नहीं देखा है तो ऊपर यूट्यूब पे सर्च करें बीएससी थर्ड सेमेस्टर एग्जाम पेपर क्वेश्चन नंबर 1A 2B या 2A बाय क्रैकिंग बीएससी केम या बाय प्रत्युष सर भी आप सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 के एक ही पार्ट की बात करते हैं जल्दी से, बिना कुछ टाइम वेस्ट किए। इधर उधर ध्यान मत दो, सीधे फोकस करो। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 के ए में क्या कह रहा है? हाउ इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट इज डिटरमाइंड बाय द कंडक्टेंस मेजरमेंट। मतलब कंडक्टेंस यानी मोलर कंडक्टेंस की बात करेगा, और यहाँ पे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में बताना है तो यानी एस के बारे में बात करेंगे और केएसपी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग को ये जान लेना चाहिए कि देखो, इतनी बात ध्यान रखना, सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी का मतलब या तो सॉल्युबल सॉल्ट होंगे या तो इनसॉल्युबल होंगे। भाई और कुछ हो सकता है क्या? या तो घुल जाएगा या तो नहीं घुलेगा। देखो ध्यान से समझते जाना, क्योंकि सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट समझने के लिए आप लोग का बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत तैयार होना चाहिए। तो या तो सॉल्युबल हो जाएगा या तो नहीं होगा। तो सॉल्युबल कुछ हाईली सॉल्युबल्स होते हैं, कुछ लेस सॉल्युबल होते हैं। लेस सॉल्युबल, अब देखो यहाँ पे एक टर्म ध्यान रखना। देखो अगर सॉल्युबल है तो है, नहीं है तो नहीं है। ये टर्म जो है ना वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भाई कौन सी चीज कितनी सॉल्युबल है, कौन सी चीज कितनी सॉल्युबल नहीं है, जैसे पी ब्लॉक में देखते हैं ना, सॉल्ट्स की बात आएगी तो उसकी बात करेंगे। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे बात करते हैं किसकी? फिजिकल केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। तो फिजिकल में भाई एक्सपेरिमेंटल चलता है, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू चलती है। तो यानी ये बताया जाता है कोई चीज कितनी सॉल्युबल है। मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि जैसे AgCl प्रेसिपिटेट बनाता है। ठीक है, कितना बनाता है, कितना सॉल्युबल फिर हो रहा होगा, तो ये सब क्वांटिटी जो मेजर करेगा वो हमारा फिजिकल केमिस्ट्री करता है। कुछ कॉन्सेप्ट पकड़ में आ रहा है? ठीक है, तो हाईली सॉल्युबल जैसे बात कर लेते हैं, आर मतलब जितने भी ऑल नाइट्रेट्स होते हैं वो जनरली क्या होते हैं? मोस्टली सॉल्युबल, हाईली सॉल्युबल होते हैं। अच्छा, सॉल्युबल की बात करें तो मोस्ट सॉल्ट्स आर सॉल्युबल जस्ट लाइक एल्कली मेटल्स। जैसे एल्कली मेटल्स कौन से होते हैं? सोडियम, मतलब सॉरी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। फ्रेंशियम नहीं ले रहे क्योंकि वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। तो इनको किसी के भी साथ मिला लो, जैसे NaCl हो गया, LiCl हो गया, RbCl हो गया, CsCl हो गया, अरे CsCl हो गया, है ना। तो ये सब क्या है? ये सब हाईली सॉल्युबल है बच्चों। तो ये तो इनकी हम बात नहीं करेंगे, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे वीक इलेक्ट्रोलाइट की। इसकी बात करेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट की, क्योंकि जब भी यहां से थोड़ा बहुत कोलरॉश लॉ का कॉन्सेप्ट आता है या फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट आएगा या फिर सॉल्युबिलिटी या सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की बात करेंगे तो थोड़े से वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं जो कम सॉल्युबल होते हैं या फिर कितना सॉल्युबल होंगे हम उनकी बात करेंगे। तो यहाँ से आप लोग को तो हम बात इनकी नहीं करेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए था कि ये कैसे है। अब अगर मान लो आप बीएससी में नोट्स लिख रहे हो, आपके पास सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आता है, तो आप लोग स्टार्ट कहां से करोगे? वो तो सिर्फ इतना सा है। तो पूरा ऐसे आप लोग स्टार्ट करके पूरा एकदम बता सकते हो, आपके पास नोट्स भी अच्छे से होने चाहिए। चलो बात करते हैं अब इनसॉल्युबल की। दिस सॉल्ट्स आर प्रैक्टिकली डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर। ठीक है, जैसे Ag2, सिल्वर ऑक्साइड, बैरियम सल्फेट, AgCl, AgBr, PbSO4, जिंक सल्फाइड एटसेट्रा। बात करते हैं, नोट करते हैं, देखो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप। अच्छा, इसको फजान रूल से भी तो निकाल सकते हैं कि स्मॉलर कैटायन हो और लार्जर एनायन हो तो उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है। यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे सबके कैटायन क्या है? सेम है। तो यहाँ पे हमको एनायन देखना पड़ेगा, तो एनायन इसका छोटा है, फिर इसका, फिर इसका। इसका मतलब इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी? सबसे कम होगी, और इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? सबसे ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि सॉल्युबिलिटी डिक्रीज डाउन द ग्रुप, नीचे जाते हुए कम होती है, ऊपर जाते वक्त बढ़ती है। ठीक है, आई होप आप लोग अच्छे से समझ आ रहा होगा यार। अब बात करते हैं सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में कि अब जान लेते हैं। तो देखो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को हम लोग कैसे लिखते हैं बच्चों? KSP। कैसे लिखते हैं? KSP। ठीक है, अच्छा सबने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमेशा पढ़ा है ना? क्या बात कर रहे हैं सर, हमेशा पढ़ा हुआ है। Kc इज इक्वल टू, हम जानते हैं, ऊपर प्रोडक्ट रख देंगे, नीचे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन रख देंगे। इसके अलावा तो कुछ नहीं किया। बस वही चीज यहाँ पे अप्लाई होगी। अगर आप लोग ने कभी सुना है तो सुना सा नहीं, सुना होना चाहिए। KSP की बात कर रहे हैं, इज अ कॉन्सेप्ट स्पेसिफिकली रिलेटेड टू स्पेरिंगली सॉल्युबल आयनिक सॉल्ट्स। मतलब हम लोग ने क्या देखा? हाईली सॉल्युबल देखा, सॉल्युबल देखा और इनसॉल्युबल देखा। हमें वो तीनों ही नहीं पढ़ने, क्योंकि एक तो बिल्कुल नहीं हो रहा है, एक तो हो रहा है तो बहुत ज्यादा हो रहा है। हमें ये देखना है
कौन सी चीज कितनी हो रही है कितनी नहीं हो रही, तो उसकी हम बात करेंगे स्पैरिंगली सॉल्युबल, मतलब हो भी रहा है नहीं भी हो रहा है, थोड़ा कम हो रहा है। ठीक है, जैसे तुम, अब मैं इसको मेजर कर सकता हूँ, तुम बहुत शैतान हो, तुम मुझसे बहुत करते हो, ठीक है। अब अच्छा वहां नहीं चले जाना है, इधर ही रहना, बहुत से बच्चे वहां चले भी गए होंगे, हाँ यार याद आ गई है ना, तो वहां नहीं जाना ये। तो मतलब ये चीज मेजर क्वांटिटी नहीं है, लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री ये चीज मेजर करके आपको बता रही है कि कोई चीज कितनी सॉल्युबल है कितनी सॉल्युबल नहीं है। दीस सॉल्ट्स डिसॉल्व इन वाटर ओनली इन लिमिटेड एक्सटेंट, ठीक है। केएसपी की बात कर रहे हैं, इज एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दैट एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन कंसंट्रेशन ऑफ द आयन इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्ट, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, जैसे सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं ना, तो सॉल्युबिलिटी क्या होता है, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट डिसॉल्व हो रहा है ना, इतना ही कहते हैं ना। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बच्चों होता क्या है कि 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में हम सिर्फ और सिर्फ 36 ग्राम ऑफ सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं सॉल्युबिलिटी। अच्छा इतनी बात भी क्लियर हो गई। इसका मतलब 36 से ऊपर वो डिसॉल्व हो गए नहीं, इसका मतलब अगर मैं ए और बी को अगर मैं डिसॉल्व कर रहा हूं, तो वो ए और बी में अगर टूट गया है तो इसके बाद तो टूटने का कोई चांस है नहीं, इसके बाद तो इसके और मॉलिक्यूल्स तो बनेंगे नहीं। वो बात अलग है अगर मैं टेम्परेचर राइज करूं एट अ गिवन टेम्परेचर, एट अ गिवन टेम्परेचर मतलब जो टेम्परेचर उसको सराउंडिंग्स में उसकी हम बात कर रहे हैं एट अ गिवन टेम्परेचर, हम अपनी तरफ से कोई एक्सटर्नल टेम्परेचर नहीं दे रहे, वरना क्या होगा बढ़ जाएगा। इसका मतलब जो केएसपी है वो डिपेंड करता है ओनली ऑन टेम्परेचर पे, इसका मतलब किस पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब हायर केएसपी सिग्निफाइज ग्रेटर सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्ट, ठीक है। आगे ध्यान देते हैं। अब हम मान लेते हैं कंसीडर स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट आयनिक सॉल्ट रिप्रेजेंट एज AB, जो हम लोग इसको ले रहे हैं। व्हेन इट डिसॉल्व इन वाटर डिसोशिएट इनटू आयंस A+ और B-, जैसे ये अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम। देखो ये सब मैं कह रहा हूं ना, ये सब समझने के लिए बहुत इजी है, लेकिन लिखने में थोड़ा सा मुश्किल होती है क्योंकि हमें प्रॉपर नोट्स नहीं मिलते हैं। अब एग्जाम में अगर मान लेते हैं ये 7.5 मार्क्स का 5 मार्क्स का अगर कुछ आंसर आ जाता है, तो आपके पास लिखने के लिए कुछ कंटेंट होना चाहिए ना, आपको नॉलेज है, अब आप लिख नहीं पा रहे हो क्योंकि उतने वर्ड्स नहीं आ रहे, वो इसलिए, ठीक है। अब इसके इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, तो कैसे ए बी है वो ए बी A+B- में टूट गया, इसका के कांस्टेंट अगर हम लिखेंगे KC, तो ये दिस एंड दिस लिख देंगे, ठीक है। अब ये KB आ गया, A+ आ गया, मैंने AB को इधर शिफ्ट कर दिया है, ठीक है। अब ये AB जो था क्या था, वो स्पैरिंगली सॉल्ट तो था, और स्पैरिंगली सॉल्ट वो किसका था, वो KSP प्रोडक्ट का ही तो था, तो मैंने यहाँ पे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट लिख दिया। मतलब जो वो था वो क्या था, वो एक सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ही तो था, तो वो चीज हमने क्या किया यहाँ पे SP लिख दिया, तो जो KSP आ गया वो बराबर आ गया A+ और B-। अब इससे फर्दर तो डिसॉल्व होगा नहीं क्योंकि सैचुरेटेड सॉल्यूशन आ गया, सैचुरेशन पीरियड आ गया इस वजह से, ठीक है। नेक्स्ट ध्यान देते हैं, बात करें सॉल्युबिलिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब अगर सॉल्युबिलिटी की अगर मैं डेफिनेशन देखूं, तो या तो वो ग्राम पर लीटर में डिसॉल्व हो रहा है, भाई वॉल्यूम की बात कर रहे थे ना, तो ग्राम पर लीटर में डिसॉल्व हो रहा है, या फिर मैं सॉल्युबिलिटी को बोल सकता हूं कि उसके कितने मोल्स डिसॉल्व हो रहे हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में, तो वो हमारा क्या हो जाएगा सॉल्युबिलिटी, इसको भी हम बोल सकते हैं। अब एक बात ध्यान दो, मोल पर लीटर, यार ये तो मोलैरिटी भी था, इसका मतलब मैं मोलैरिटी की जगह सॉल्युबिलिटी को रख सकता हूं, तो सॉल्युबिलिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन, जैसे ये, ठीक है। सपोज द टाइप ऑफ सॉल्यूशन, अब मैं मान लेता हूं कि मेरे पास 1:1 रेशियो टाइप का सॉल्यूशन है, आप 1:2 भी कर सकते हैं या फिर 2:1 भी कर सकते हैं। 2:1 कौन होगा, Ag2O, ठीक है। 1:2 कौन होगा, PbCl2, ठीक है, या फिर MgCl2, इस तरह। अब 1:1 की बात कर रहे हैं तो कौन हो सकता है, AgCl हो सकता है, BaSO4 हो सकता है, तो AgBr भी तो हो सकता है, तो 1:1 वाले जितने भी होंगे वो सब हमारे हो जाएंगे। इतनी बात समझ आ रही है ना, कोई भी डाउट नहीं है ना, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देते हैं, तो KSP इतना 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 था। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है, तो उसमें से कितने इसके मोल्स टूट रहे होंगे, S मोल सॉल्युबल हो रहा होगा, उसमें से कितने मोल्स के टूट रहे होंगे S मोल, यानी इसकी S मोल सॉल्युबिलिटी बता रहा होगा। तो यहाँ पे ये S इंटू S हो जाएगा, तो S का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे KSP चल रहा है तो KSP चलेगा। अब मैंने S को अलग कर दिया, तुम लोग चाहो तो अलग ना करो तो वो भी कोई इशू नहीं है, मैंने S को अलग कर दिया यार, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं रिलेशन बिटवीन की बात करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना, अगर रिलेशन बिटवीन में मोलार कंडक्टिविटी निकालो, क्योंकि जैसे उसने कहा था रिलेशन बिटवीन हमको मोलार कंडक्टिविटी बताना है, तो मोलार कंडक्टिविटी क्या होती है, काप्पा इंटू 1000 बाई एम। अच्छा काप्पा का फॉर्मूला क्या होता है, थोड़ा सा अगर ध्यान रख लो, अगर कभी आ जाए तो 1 रेजिस्टेंस, मतलब सॉरी रेजिस्टेंस इंटू L बाई ए, 1 रेजिस्टेंस इंटू L बाई, क्योंकि काप्पा इज इक्वल टू कंडक्टेंस इंटू L बाई ए, ठीक है। तो कंडक्टेंस को क्या लिखते हैं 1/R, ठीक है, तो इस बात ध्यान रखना।
तो यहाँ पे बात कर रहे हैं 1000/m, तो फॉर अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन में, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मोलार कंडक्टिविटी कापा इनटू 1000/s। मैं यहाँ पे भी इसको मोलारिटी हटा के मैं s लिख सकता था, क्योंकि मोलार कंडक्टिविटी किसकी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जो कि हमसे पूछ रहा था। आई होप आप लोग को यहाँ पे सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, मतलब सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आप लोग को दोनों बहुत अच्छे समझ आए हो गए यार। ठीक है, आप लोग के पास सारे फॉर्मूले भी हैं, अब आप लोग डेरिवेशन भी मैंने आप लोग को दिया, प्रॉपर नोट्स भी दिया। अब आप लोग चाहो तो इसके ऊपर खुद से न्यूमेरिकल ट्राई कर सकते हो, नहीं तो आप लोग कमेंट सेक्शन बताना, मैं आप लोग इसके न्यूमेरिकल्स भी करा दूंगा। क्लियर? चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3b की बात कर लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है, द रेजिस्टेंस ऑफ n/10, n/10, n नॉर्मेलिटी बाय 10, इसका मतलब नॉर्मेलिटी दी हुई है 0.1। अरे सिंपल यार, 1/10 मोलैरिटी भी तो होता था, तो हम लोग 0.1 नहीं लिखते थे, डेसीमोलर। हाँ, सॉल्यूशन इज फाउंड टू बी 2.5 इंटू 10⁻³ ओम। ओम दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है, इसका मतलब 2.5 इंटू 10⁻³। ये है क्या भाई साहब, ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, कैलकुलेट इक्विवेलेंट कांस्टेंट, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो अरे मोलर कंडक्टेंस क्या था, ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या है, ये, तो फॉर्मूला क्या होगा, इंटू 1000 बाय नॉर्मेलिटी। मोलर कंडक्टेंस का क्या था, बस 1000 बाय मोलैरिटी था। सिंपल यार। ठीक है, अब क्या रहा है, सेल कांस्टेंट दे रखा है, अरे L/A दे रखा है, तो 1.15। अभी कुछ फॉर्मूला याद आ रहा है, अभी जस्ट ऊपर बताया था, तो क्या करेंगे, कापा इंटू 1/r इंटू में L/A, ये पूरी वैल्यू उठाएंगे और इस फॉर्मूले में रख देंगे, कापा इंटू 1000 बाय नॉर्मेलिटी 0.1, इसको उठाएंगे यहाँ पे रख देंगे और ये वैल्यू सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलो और देख लेते जल्दी से। ये देखो कापा 1/r इंटू L/A, जो हमारा कापा का फॉर्मूला था, यानी कंडक्टिविटी का था, तो r हमको दे रखा हुआ, L/A दे रखा है, नॉर्मेलिटी दे रखा हुआ, तो यहाँ से हमने कापा के ऊपर वैल्यू पुटअप करी, तो यहाँ से जो हमारा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है, तो कापा की वैल्यू हमने पुटअप करी, तो 1/r, ये देखो टर्म नीचे है, ठीक है, इंटू 0.1, ये टर्म नीचे है, 1000 ऊपर जाना है तो 1000 ऊपर है, और ये रहा 1.15, तो ये रहा 1.15 इधर आ गया मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, देखो ये 10⁻³ है, 10⁻³ मर जाएगा। ठीक है, मैं इसको काम करता हूँ, इसको ऊपर भेज देता हूँ, तो ये 15.5 हो जाएगा और ये 2.5 हो जाएगा। जब आप इसको इससे काटोगे तो 4.6 आंसर आएगा। अब ओम ऊपर चला गया तो ओम इनवर्स हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और इक्विवेलेंट इनवर्स जो कि उसकी यूनिट होती है, और ये पूरी यूनिट किसकी है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की है। तो पूरा बहुत इजी था यार, ये तो मतलब एकदम फ्री के 5 मार्क्स थे, जिसको फॉर्मूला पता था, जिसको नहीं पता था उसके लिए थोड़ा सा फंस गया। अब यहाँ पे मेरे ख्याल से सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आप लोगों का काम इतना है, इसको अच्छे से लगाइएगा, अच्छे से पढ़िएगा, ताकि आप लोग का पेपर बहुत अच्छा जाए यार। देखो एटलीस्ट मैं नहीं कहता कि आप लोग ग्रेजुएशन में 80-80, 90-90% लाओ, लेकिन प्लीज आप लोग 65% के ऊपर जरूर लाना। वो इसलिए यार, ताकि आपको भी अपनी डिग्री कहीं रखने में शर्म ना आए कि यार 43%, 55%, नहीं यार 65%। हाँ BSc मुश्किल होता है, केमिस्ट्री मुश्किल होती है, तो 65% ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। क्लियर? अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक क्वेश्चन नंबर 4 के कितने पार्ट होंगे पता नहीं, 4 का A B C D जितने पार्ट होंगे उसके पार्ट के साथ। क्लियर? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।